गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 27 दिसंबर है। तो डेली न्यूज़ पेपर एनालिसिस में हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण न्यूज़ को जो आपके लिए प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट होगा। हालांकि हम लगातार न्यूज़ को कवर करने का प्रयास करते हैं। अभी हालांकि बीपीएससी में जो चीज़ें चल रही हैं, प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके समर्थन को लेकर क्लासेस ऑफ की जा रही हैं, प्लस फिजिकली वहाँ पर उपलब्ध हो रहे हैं, तो चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई हैं। तो जब ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी तो हम लगातार चीज़ों को फिर से कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो न्यूज़ आप लोगों को कवर कराया जाता है वो आप लोगों के लिए यूपीएससी, बीपीएससी, यूपी पीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस के लिए महत्वपूर्ण होगा, जहां पर हम करेंट के साथ साथ उसके स्टैटिक्स पार्ट को भी कवर करते हैं। तो लगातार हमसे बने रहिएगा, चीज़ों को कवर करने का प्रयास कीजिएगा। आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से टॉपिक को शामिल किया गया है। प्रीलिम्स टॉपिक पर बात करें तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र पर सबसे बड़ा बांध बनाएगा चीन, यह करें। इससे संबंधित देखिए, हमने लगातार चीन विवाद पर चर्चा भी किया है, तो यहाँ पर आपको इससे संबंधित नया अपडेट आया है। तो जहाँ पे यह विवाद का कारण भी बन सकता है, भू राजनीति को बदल सकता है, रणनीतिक जो स्थितियाँ बनती है वो भी बदल सकती है। तो इस ब्रह्मपुत्र पर जो बांध बनाया जा रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में हम चीज़ों को कवर करने का प्रयास करेंगे। आर्थिक सुधारों के जो नायक थे मनमोहन सिंह अब नहीं रहे हैं हम लोगों के बीच, तो इनके सुधारों को लेकर हम चर्चा करेंगे। चीज़ों इससे संबंधित जो पीटी फैक्ट होगा, मेंस फैक्ट होगा, और इनके भारत के भविष्य निर्माण में इनकी क्या योगदान रहे, उन सभी पक्षों को बात करेंगे। नेक्स्ट हम वीर बाल दिवस पुरस्कार आपको सम्मानित किया, 17 बच्चों को यह पुरस्कार दिया गया है। तो वीर बाल दिवस है क्या, उससे संबंधित पीटी फैक्ट को कवर करने का प्रयास करेंगे। 21,083 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड रक्षा निर्यात किया गया है भारत सरकार के द्वारा, भारत के द्वारा। तो यह कैसे हमें हमारे लिए वैश्विक चुनौतियों को रूप में सामने हम लोग अपना निर्यात प्रबंधन को दे रहे हैं, साथ ही साथ हम कैसे अपने निर्यात, रक्षा निर्यात को विश्व के पटल पर स्थापित करें, इन सारे परिप्रेक्ष्यों की यहाँ हम चर्चा करेंगे। छठी पीढ़ी का दुनिया का पहला लड़ाकू विमान बनाया है चीन। तो यह पीढ़ी क्या होता है, इससे संबंधित चीज़ों को हम देखेंगे। लड़ाकू विमान में जो चीन का योगदान है, कैसे यह अहम हो जाता है, तो इन सारे परिप्रेक्ष्यों को हम देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे मेंस के तौर पर। तो सबसे महत्वपूर्ण और आज आज तक इस पर लगातार प्रश्न आपसे बनते हैं, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, भूख और कुपोषण की चुनौतियाँ क्या है, कुछ हम इंडेक्स की भी चर्चा करेंगे, और जो आर्टिकल में छपा है बिंदु उसके संबंधित लेखों को हम देख लेंगे। फिर शिक्षा व्यवस्था में एआई का अनुप्रयोग, देखिए यहाँ से भी लगातार प्रश्न पूछेगा, वो यूपीएससी का हो या अन्य स्टेट पीसीएस का, वहाँ पर आपको एआई के अनुप्रयोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम शिक्षा क्षेत्र में इसके प्रयोग को कैसे संकलित कर सकते हैं, उसके व्यापक आयाम को दर्शा सकते हैं, इसके संदर्भ में हम चीज़ों को कवर करेंगे। तो लगातार बने रहिएगा, चीज़ों को कवर करेंगे हम। देखिए आज ये जो एसे का टॉपिक है ट्यूटोरियल में जो आया वो उतना खास नहीं था जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है। हालांकि कुछ बिंदु जरूर आप पीडीएफ जो आप लोगों को दिया जाता है, पेपर का उपलब्ध कराया जाता है, आप वहाँ से चीज़ों को देख सकते हैं, कवर कर सकते हैं। पर एग्जाम ओरिएंट उतना खास नहीं था जिसे मैंने आज कवर नहीं किया है। तो आज केवल पीटी और मेंस पर बात होगी। देखिए डेली न्यूज पेपर एनालिसिस कोर्स के लिए हम लोग जो उपलब्ध करा रहे हैं, दो प्रकार के बैच उपलब्ध करा रहे हैं, एक प्राइम बैच, एक बेसिक बैच। और प्राइम बैच में क्या होगा, डेली पीपीटी आपको क्लास के कुछ ही घंटों में उपलब्ध करा दिया जाता है, डेली क्लास नोट्स आपको उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि बीपीएससी प्रोटेस्ट के कारण ये सब चीज़ें अव्यस्त हो गई हैं, तो जैसे ही प्रोटेस्ट समाप्त होता है ये सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी, आपको टाइमली टू सभी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी। तो फिर डीएमपी अर्थात डेली न्यूज़, जो डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम आप लोग को प्रैक्टिस कराया जाएगा न्यूज़पेपर का, उससे संबंधित जो भी गाइडलाइंस होगा वो मेरे द्वारा आप लोग को उपलब्ध कराया जाएगा। 1-to-1 डाउट सॉल्विंग सेशन कराया जाएगा। तो आप इसके लिए तैयार रहेंगे, हम चीज़ों को कवर करने का प्रयास करते हैं इन्हीं चीज़ों को लेकर। फिर आंसर राइटिंग, जो आपको जो फॉर्मेट एक दिया जाएगा उसको क्वेश्चन का, कुछ जो आप लोग क्या कर पाएंगे उसके लिए बेहतर संकलन कर पाएंगे, बेहतर उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। फिर बेसिक बैच में आपको केवल जो उपलब्ध कराएगा ये यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री होता है, जिसका डेली पीपीटी केवल उपलब्ध कराया जाए। बाकी जो फैसिलिटी आपको प्राइम बैच का है यहाँ पर उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। रीजन उसके पीछे है, कुछ बच्चे जो युक्ति है इसके ऐप पर चीज़ों को कवर कर रहे हैं उनको एक्स्ट्रा प्रिविलेज दिया जा रहा है। रीजन उसके पीछे
और हालांकि ध्यान रखिएगा पूरी तरह समानांतर रखा, जो आप लोग को यहाँ बैच चलाया जाता है वही बैच आप लोगों को यूट्यूब पर चलाया जाता है। बिल्कुल पीपीटी में कोई अंतर नहीं होगा, क्लास में कोई अंतर नहीं होगा, बस उसकी फैसिलिटी कुछ अतिरिक्त है जो आप लोग को दी जा रही है। तो आप लोग इसको, जो बच्चे एफर्ट नहीं कर पा रहे वो फ्री भी इसको कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो युक्तिया से संपर्क कर सकते हैं, गाइडलाइंस आपको दिया जाएगा, ऐसा नहीं बिल्कुल आपको अकेले छोड़ दिया जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो यहाँ पर प्राइम अगर फ़ी की बात की जाए तो जो प्राइम बैच है उसकी फ़ी आपको बेसिक फ़ी 999 रखा गया था, ऑफर चल रहा है जिसमें आपको 599 आपको रखा गया है। और इसे स्कैन कर सकते हैं और डायरेक्ट इस बैच से ज्वाइन कर सकते हैं। और बेसिक बैच में आपको बिल्कुल फ्री कराया, हालांकि इसका प्राइस जो रखा है, बेस प्राइस आपको 599 रखा गया था। 1 साल का वैलिडिटी आपको इसके साथ दिया जाता है, तो आप 1 साल तक, हालांकि इसके साथ जो भी 2023 का आपको कंटेंट है वो भी उपलब्ध होगा, 2024 का वर्तमान जो भी कंटेंट है जनवरी से लेकर दिसंबर तक वो भी उपलब्ध आपको करा दिया जाता है प्राइम बैच में, तो आप लगातार चीज़ों को कवर कर सकते हैं। डीएमपी क्या है, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है बच्चों का, तो इसे 2 सेकंड 2 मिनट के अंदर हम चीज़ों को कवर कर लेंगे, देख लेते हैं। देखिए डेली मेंस प्रैक्टिस आप लोगों को कराया जाता है, ये क्वेश्चन आपको मेंस का टॉपिक का दिया जाता है और उससे प्रश्न आपको करंट और स्टैटिक्स पार्ट से जोड़कर प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसका उत्तर लेखन में आपको महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। मुख्य परीक्षा का आप उत्तर लेखन करते हैं तो दैनिक आधार पर अगर डेली एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो आप 365 दिन क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यह संदर्भ समझने का प्रयास कीजिएगा कि आपका ये लगातार वर्ष भर आपका उत्तर लेखन होता रहेगा। और कुछ स्टूडेंट जो पास आउट हुए हैं जिसमें साइना बेगम, उनकी जाके वीडियो देखिएगा, उनको उनके द्वारा क्या बातें बोली गई थी, उनका किस प्रकार से इस उत्तर लेखन से लाभ हुआ था। अब प्राइम बैच और जो पीपीटी होगा, जो डेली मेंस प्रैक्टिस होगा वो प्राइम और बेसिक बैच, इसलिए ध्यान रखिएगा इसका 1 बाय 1 हम लोग मेंटरशिप प्राइम बैच के लिए उपलब्ध कराते हैं, पर आपको जो क्वेश्चन उपलब्ध कराएगा बेसिक बैच के लिए वो बिल्कुल आपको उपलब्ध पीपीटी के माध्यम से करा दिया जाएगा। वो उसके की नोट्स आप जो न्यूज एनालिसिस कराए जाते हैं उससे प्राप्त कर सकते हैं। 1-to-1 मेंटरशिप क्या है, तो ध्यान रखिए सिर्फ बैच प्राइम बैच के लिए उपलब्ध कराया गया है, जो मेरे द्वारा आप लोग को उपलब्ध कराया जाता है। उत्तर लेखन सहायता कराया जाएगा, एक्सपीरियंस जो मेंटर हमारे हैं उनके द्वारा डीएमपी मूल्यांकन कराया जाएगा, मॉडल उत्तर दिया जाएगा। इससे मेंटरशिप 1 बाय 1 मेंटरशिप में है। फिर उसके बाद वीकली मैं प्रयास करता हूँ कि आप सभी बच्चों से जुड़कर आप इसके संदर्भ में कुछ डाउट है उसका सॉल्व कर सकूँ, तो डाउट सॉल्व सेशन भी इसके तहत कराया जाएगा, मेरे मेरे ही द्वारा कराया जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा, इसके इतनी फैसिलिटी के साथ चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही है, तो आप युक्तिया इसको जरूर सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें। और हमारे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप उससे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, युक्तिया इसका टेलीग्राम पर टाइप कीजिएगा आप हमें वहाँ पा सकते हैं। यूट्यूब आप यूट्यूब को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर उसके बाद व्हाट्सएप चैनल है, वहाँ पर आपको डेली पेपर कटिंग भी उपलब्ध कराया जाता है। ध्यान रखिएगा पेपर कटिंग आपको व्हाट्सएप के चैनल पर आपको उपलब्ध कराया, उसके लिंक आपको सभी जगह डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन बॉक्स, टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराए गए हैं, तो आप वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक पेज, सभी जगह आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप लोग वहाँ पर अवेलेबल हो तो। न्यूज़ पर आते हैं, देखते हैं सबसे पहले प्रीलिम्स फैक्ट के संदर्भ में। तो देखिए ध्यान रखिएगा ब्रह्मपुत्र पर सबसे बड़ा बांध बनाएगा चीन। देखिए 137 अरब अमेरिकी डॉलर की लागत से यह दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना कहलाएगा। यह कदम देखिए भारत के साथ साथ बांग्लादेश बांग्लादेश के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि जब ब्रह्मपुत्र अपने सोर्स से ओरिजिन से निकलती है तो वो भारत और बांग्लादेश की सीमा से लगते हुए जाके बंगाल और खाड़ी में गिर जाती है। इस दरमियान वो बहुत से चीज़ों को कवर करेगी, क्या कवर करेगी, राजनीतिक संबंधों को स्पष्ट करेगी, भू राजनीतिक राजनीतिक संबंधों को क्या करेगी, स्पष्ट करेगी। फिर हम भौगोलिक भौगोलिक संबंधों को स्पष्ट करेगी। तो इस तरीके से अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। तो केवल नदी या नदी का तंत्र जो है, केवल यह बहता हुआ नदियों का संग्रह नहीं, यह किसी दो देशों के बीच संबंधों को स्थापित करने का एक कारक माना जाता है। इसी में ब्रह्मपुत्र की बात कर ले या हम इधर सिंधु की बात कर लें, तो यह निर्णायक तौर पर
चीज़ों को कवर करेगी। तो यहाँ पर जैसे ही बांध मान लीजिए बना दिया, यहाँ पर बांध बना दिया, तो यहाँ पर जो प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होता है, तो इससे जो संसाधन उत्पन्न होते हैं वो भारत का क्षेत्र में हो या बांग्लादेश के क्षेत्र में, उसकी पानी की कमी से, जल मात्रा से हम यहाँ जो डैम बनाए रखे हैं जल विद्युत के लिए, और तो इस तरीके से हम क्या ऊर्जा भी उत्पादन नहीं कर पाएंगे, संसाधनों का उत्पन्न भी नहीं कर पाएंगे, खाद्य सामग्रियों का। इस तरीके से यह क्षेत्र क्या होगा, आने वाले समय में कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि चीन के साथ भारत के संबंध प्रभावित होते हैं, या भारत या बांग्लादेश के चीन और बांग्लादेश के बीच संबंध स्थापित खराब हो रहे हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए चीन इस बांध का प्रयोग कर सकता है। उसके बांध को रोककर, पानी को रोककर क्या करेगा, इसमें भूख भूख की स्थिति उत्पन्न कर देगी या सूखे की स्थिति को उत्पन्न कर देगी। तो यहाँ पर यह कहीं ना कहीं चीजें राजनीतिकरण इसका किया जा सकता है, भू स्थिति, भू राजनीतिकरण। तो ध्यान रखिएगा, इस संदर्भ में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। हालांकि भारत चीन संबंध पहले भी मैंने कवर किया है आप लोगों को न्यूज़पेपर एनालिसिस में, तो जाके देखिएगा। मैंने इसमें अरुणाचल प्रदेश का भी मुद्दा आप लोगों को बताया है, फिर लद्दाख का मुद्दा बताया, अक्साई चीन का मुद्दा बताया। इन सारे चीज़ों को आप जरूर कवर कीजिएगा जाके पहले के आपके न्यूज़पेपर एनालिसिस में। अगर हम वर्तमान की बात करें तो ध्यान रखिए, इसके जरिए ब्रह्मपुत्र जल प्रवाह को नियंत्रित कर सकता है। तो संबंध बिगड़ने पर सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में पानी छोड़कर बीजिंग बाढ़ की समस्या उत्पन्न कर सकता है। जैसे भारत पर आरोप पाकिस्तान ने लगाया था, तो आप लोग ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब हम आरोप बांग्लादेश चीन पर लगा सकते हैं ब्रह्मपुत्र के मामले में। तो यही चीज़ें होती है राजनीतिकरण, भू राजनीतिकरण के संदर्भ में प्रभावित कर सकता है। अगर ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बती पठार से होकर जो यारलुंग जंगबो, ब्रह्मपुत्र की तिब्बती नाम है, वहां से तिब्बत से निकलकर अरुणाचल प्रदेश के और असम होते हुए बांग्लादेश में पहुंचती है, और जो इस स्थिति में वो क्या करेगा, इस दौरान अपने भारी मात्रा में जल का संग्रह करते हुए बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाती है। इन सारे घटनाक्रम में ध्यान रखिएगा, जैसे ही यह बांध बनेगा, इसके जो लाभ के पक्ष है ना, वो हानि के पक्ष में ही बदल सकते हैं। ठीक है ना। जैसे कोसी में आप देख सकते हैं, जब कोसी समान रूप से है तो जल का प्रयोग नेपाल करता है। समान स्थिति, अगर जाड़े की बात हो, गर्मी के दिनों में नेपाल क्या करता है, कोसी बाढ़ जो जल विद्युत परियोजना वो चलाता है, वो बाढ़ बनाकर नेपाल क्या करता है, उसके अतिरिक्त जल को संग्रह करता है। पर जैसे ही बाढ़ बरसात के दिनों में अतिरिक्त जल हो जाता है, वो अचानक छोड़ देता। तो बिहार जैसे क्षेत्रों में कोसी का प्रकोप से कोई अछूता नहीं है, वैसे ही आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। तो इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। इसके कुछ लाभ भी हैं तो कुछ हानि भी है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है, अगर इंटरव्यू में अगर जाएंगे आप, तो यहाँ से प्रश्न जरूर पूछेगा, बांध बनाने से क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा, तो आप इसके पक्ष को जरूर बता सकेंगे। अब ध्यान रखिए, 2023 के हाइड्रो पावर स्टेशन को हर साल 300 अरब किलोवाट से अधिक बिजली पैदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, चीन ने वर्तमान दुनिया सबसे बड़े 3 गोर्जेस बांध लगभग 88.2 अरब किलोवाट की क्षमता से 3 गुना अधिक है। यह बांध होगा जो दुनिया का सबसे बड़ा आपको अभी बांध था वर्तमान, 3 गोर्जेस बांध आपको, जो वर्तमान में चीन में ही है। तो यह कहीं ना कहीं आपको और भी चीज़ों को उपलब्ध कराएगा। अगर हम बात कर ले ब्रह्मपुत्र के बारे में, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से बहुत से भौगोलिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अभी हाल ही में प्रश्न पूछा गया है, किस प्रकार के प्रश्न, कि भारत के आपको बीपीएससी में पूछा गया है, भारत के भौगोलिक क्षेत्रों में से पहाड़ का वर्गीकरण, अर्थात कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा। ऐसे ही नदियों से भी प्रश्न पूछा जाता है। जब यह अपने क्षेत्र से निकलता है, उद्गम स्थल से निकलता है, तो इस दौरान वो जब आता है तो कौन कौन सी नदियां उसकी सहायक नदियां बनेगी, सबसे पहले कौन होगी, बाद में कौन होगी, अंतिम में कौन होगी, इस तरीके से प्रश्न बनाया जाएगा। या हम उत्तर से दक्षिण की तरफ आएंगे या दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे, कौन कौन सी नदियों का क्रम होगा, यहाँ से प्रश्न पूछा। हालांकि ध्यान रखिए 2016 में यहाँ से प्रश्न ब्रह्मपुत्र के सहायक नदियों से प्रश्न पूछ चुका है विभिन्न एग्जामों में। 2016, 2020, 2024 में आपको प्रश्न यहाँ से पूछा जा चुका है। तो आप इसको हल्के में मत लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। क्लियर है। तो इसे हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले ध्यान रखिएगा आपको कौन कौन सी नदी आएगा। अगर दिहांग, दिबांग, लोहित नदी याद रखिएगा। अगर हम उत्तर से दक्षिण आ रहे हैं तो आपको ये सबसे पहले मिलेंगे। अगर हम पूर्व से पश्चिम आ रहे हैं तो आपको यहाँ से प्रश्न पूछेगा, जैसे मानस, संकोश, रेकार्ड और आपको जल ढका। तो ये आपको याद रखना। अगर हम बात करेंगे, जब हम और भी नदियों की बात करें, तो जमुना जो आपको ध्यान रखिएगा, पद्मा नदी में आके ब्रह्मपुत्र को आकर बांग्लादेश में हम इसे जमुना कहते
हैं, और गंगा को पद्मा कहते हैं, जो आपको सहायक नदी बन जाती है, एक दूसरे से मिल जाती है और यह बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। ये सब सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। क्लियर है? आपको एक नदी और, तीस्ता नदी बांग्लादेश बांग्लादेश में जाके मिलती है, किससे? ब्रह्मपुत्र में। तो आपसे यहाँ प्रश्न तीस्ता से भी पूछ सकता है। ये सारे फैक्ट याद रखने हैं। क्लियर है? तो चलिए आगे हम बात करें ब्रह्मपुत्र के बारे में। तो उसे याद रखना है क्या? ब्रह्मपुत्र की उत्पत्ति सियांग या दिहांग के नाम से होती है, जो मानसरोवर झील जो तिब्बत में है, कैलाश पर्वत के चेमुयांग डूंग से। तो ध्यान रखिए, ग्लेशियर से वहां उसका उद्भव होता है। अरुणाचल प्रदेश में सादिया शहर के पश्चिम में भारत में प्रवेश कर जाता है। अब इस तरीके से सहायक नदियों में हम बात करें, दिबांग, लोहित, सियांग, बूढ़ी, दिहिंग, तिस्ता, धनसरी। तो आपको यहाँ से याद रखें, महत्वपूर्ण अगर सहायक नदियों की बात करें तो आपको यहाँ से पूछ सकता है। इसके अतिरिक्त इसके प्रश्न पर आते हैं, तो यह प्रश्न PYQ के तौर पर पूछा जा चुका है, तो इसके उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी की निम्न सहायक नदियों पर विचार कीजिए: लोहित, तिस्ता, सुंबसिरी और संकोश। उपयुक्त नदियों का पश्चिम से पूर्व की और क्रमबद्ध कीजिए, अर्थात पश्चिम से पूर्व कर रहा है, तो पश्चिम से पूर्व कौन होगा? पूर्व आपको यह है, पश्चिम यह है। तो आपको इधर से बताना है कि सबसे पहले नदी कौन होंगी, तो आपको यह ध्यान में रखना है। ऑप्शन है दो, एक में 2 4 3 1 है, 2 3 4 1 है, 4 2 3 1 है, 3 1 2 4 है। आपको इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में देना है, और मैं इसका यूट्यूब जो युक्ति है, इसका यूट्यूब है, उसके कम्युनिटी पोस्ट में आपको 7 PM तक उपलब्ध करा दूंगा, तो आप वहां से जाके इसका उत्तर देख सकते हैं। क्लियर है? और सभी बच्चे उत्तर देने का प्रयास करें, हिस्टेशन नहीं रखिएगा। आप डेली 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन ही कर लेते हैं, तो आप बहुत से प्रश्न जो करंट के क्वेश्चन आप वहां से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि यह करंट से उपजा हुआ जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिलेगा। इस तरीके से प्रश्न आपको पूछा जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बात करेंगे। आर्थिक सुधारों के जो नायक थे मनमोहन सिंह, वो नहीं रहे, उनका निधन कल हो गया है। तो 92 वर्ष के से कुछ पेपर में कुछ करेक्शन कर लेने हैं। देखिए 14 लिख दिया, इसको 13 कर लीजिए। 13वें प्रधानमंत्री के तौर पर हुए थे, नियुक्त किए गए थे। तो ये थोड़ा सा फैक्ट कवर कर लेना है, उसके बाद हम बात करेंगे। देखिए इनका निधन 9 51 में इनका निधन हो जाता है। तो यह ध्यान रखिएगा, जो इनका योगदान है वहां से प्रश्न पूछा जाएगा। उनका जन्म कब हुआ था? 26 सितंबर 1932 को अविभाजित जो भारत था उसके क्षेत्र में, पंजाब जो पंजाब प्रांत था वर्तमान में पाकिस्तान का, वहाँ उनका जन्म होता है। उनका परिवार भारत चला जाता है विभाजन के बाद, और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, नेहरू, नरेंद्र मोदी के बाद सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले राजनेता यह माने जा रहे हैं भारत में। तो ये सब थोड़ा सा फैक्ट जरूर कवर करके जाना। और उससे पहले वो ध्यान रखिएगा कि मनमोहन से आर्थिक उदारीकरण के लिए प्रणेता सोचते, जब 1991 का दौर चल रहा था, उससे पहले की बात कर ले, RBI गवर्नर में जब ये काम कर रहे थे, तो जब जिस तरीके से उन्होंने आर्थिक उदारीकरण के क्षेत्र में काम किया, तो यह कहीं ना कहीं भारत के बढ़ते सपनों के लिए पहली सूत्रधार माने जाते हैं। तो इस तरीके से प्रश्न पूछा है। 1991 96 तक नरसिम्हा राव सरकार वित्त मंत्री रहे, इन्होंने तमाम आर्थिक सुधार किए, लाल फीताशाही का अंत किया। ये सब इनके थोड़ा सा क्या है, इनके अचीवमेंट है, इसे जरूर देखिएगा। 1954 में पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातक करते हैं, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जाते हैं, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के डी फिल का उपाधि धारण करते हैं। वित्त मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के तौर पर नियुक्त होते 1971 में। 72 में वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार बनते। योजना आयोग के सदस्य के तौर पर 88 से 82 में काम करते। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर बनते हैं 1882 से लेकर 85 तक। 1985 से 87 योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते। जनेवा में दक्षिण आयोग के महासचिव बनाए जाते हैं। 1987 से 90 में क्या होते हैं, आर्थिक मामलों के प्रधानमंत्री सलाहकार नियुक्त होते हैं। वे 91 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अध्यक्ष के पद पर कार्यभार संभालते 1991 में। और 91 में असम के राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। 1995, 2001, 2007, 2013 फिर चुने जाते हैं असम से। और ध्यान रखिए 1991 से 96 तत्कालीन प्रधानमंत्री PVP नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री चुने जाते हैं। विपक्ष के नेता 1998 से 2004 राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं, और देश के प्रधानमंत्री चुने जाते हैं 2004 से लेकर 14 तक। तो यहाँ से इनकी जो उपलब्धियां हैं, आपको यहाँ से प्रश्न जरूर पूछेगा। अगर आपको BPSC या इस तरीके से एग्जाम, अगर यूपीएससी दे रहे, UPPC दे रहे हैं, तो इनके प्रश्न पूछे जाए। जैसे पासवान जी की मृत्यु हुई तो BPSC में प्रश्न यहाँ से पूछा था उनकी उपलब्धियों से। तो आप इसे जरूर अच्छे से लिस्ट को देखिएगा, कवर कीजिएगा। अगर हम बात करें इनके संदर्भों में, एक विचार, इनका कोटेशन आप यूज कर सकते हैं कहीं भी।
वो ऐसे हो या आपके इंटरव्यू में हो या कहीं भी फैक्ट अगर यूज कर सकते, पृथ्वी में कोई भी ताकत उस विचार को नहीं रोक सकते जिसका समय आ गया। अर्थात जिसका समय आ गया हो ना, जिसका समय निश्चित कर दिया गया हो किसी भी रूप में, एक प्रशासक के तौर बनने का समय आ गया, एक अच्छा इकोनॉमिस्ट बनने का समय हो गया, या किसी राजनेता बनने का समय आया या हम या कहें आप एक सफल व्यक्ति बनने का जब समय आ जाता है तो आपको कोई शक्ति भी आपको रोक नहीं सकती। ये बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन इनके द्वारा कब दिया गया था? जुलाई 1991 में बजट में, जब भारत का उदारीकरण का दौर चल रहा था, उसमें बजट जब पेश किया गया था उसी समय इनका कोटेशन दिया गया था, और सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होती है। पृथ्वी पर कोई भी ताकत उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया हो। इसे प्रतिष्ठित सदन में सुझाव दिया गया इनके द्वारा, भारत दुनिया का एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में उदय होगा। इसी संदर्भ में इनके विचार यह आए थे, जो आज तक आने वाले भविष्य तक ये कहीं ना कहीं प्रासंगिक बना रहेगा। तो इस कोटेशन से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। यूपीएससी इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से कोटेशन से बनाए जाते, तो बीपीएससी में यूपीपीसी में इस प्रकार से भी क्वेश्चन शिफ्ट किए जा सकते। तो याद रखिएगा, कोटेशन के साथ आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। क्लियर है? इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें इसके फैक्ट के बारे में, तो 13वें प्रधानमंत्री बनते हैं वो एक शास्त्री थे। जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे कि 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री। वर्तमान में नरेंद्र मोदी ऐसे तीसरे व्यक्ति हो जाते हैं। ये सब सारे फैक्ट अगर याद रखना हो जरूर याद रखिएगा। 21 जून 1991 से लेकर 16 मई 1996 तक पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री काल में वित्त मंत्री रहे। आर्थिक सुधारों के लिए श्रेय इनको दिया जाता है। अब वित्त मंत्रालय कमान मिली उसके बाद गंभीर आर्थिक संकटों को फंसा था, उस दौरान भारत के आर्थिक उदारीकरण के तौर पे बदलते हैं। तो ये सब इनकी उपलब्धि रही। उसके बाद एक बुक इनका नाम याद रखना है, इंडियाज एक्सपर्ट ट्रेड्स एंड प्रोस्पेक्टस फॉर द सेल्फ सस्टेन ग्रोथ के बारे में इनके एक कृति आती है, पुस्तक आती है, जो व्यापारिक नीति की पहली सटीक आलोचना मानी जाती है भारत की व्यापार नीति का। तो यह कहीं ना कहीं इनकी पुस्तक कृति को जरूर आप लोग याद रखिए, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पीएचडी करते हैं कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से, ऑक्सफोर्ड से, या डीफिल करते हैं या एमफिल हम जिसे बोलते हैं। तो ये सब सारे फैक्ट याद रखिए, यहाँ से प्रश्न पूछेगा। दिल्ली ऑफ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में या पंजाब विश्वविद्यालय में प्राध्यापक भी बनते हैं। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के सचिवालय में सलाहकार भी बनाए जाते हैं। 1987 से 90 के बीच जनेवा के साउथ कमीशन भी सचिव बनते हैं। तो ये सब इनकी उपलब्धियां हैं, यहाँ से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। अगर हम बात करें इनके बारे में, तो ध्यान रखिएगा राजीव गांधी काल में योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे, तो इनको याद रखना है। जैसे राजीव 1985 में राजीव गांधी के काल में योजना आयोग के उपाध्यक्ष बना, 3 बार लगातार 5 वर्षों तक कार्य किया। और उन्हें 1990 में वो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार बनाए। उस समय न तो जब वो मंत्रिमंडल में शामिल किए गए थे वित्त मंत्री के तौर पर, न तो वो लोकसभा के सदस्य थे न ही राज्यसभा के सदस्य। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, निम्नलिखित में कौन ऐसे प्रधानमंत्री वित्त मंत्री थे जो न तो लोकसभा के सदस्य थे न राज्यसभा के सदस्य? तो आपको यहाँ से फैक्ट पूछा जा सकता है। इसके अतिरिक्त संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार सरकार में मंत्री और सदस्य तो होना आवश्यक है, इसलिए 1991 में असम के राज्यपाल राज्यसभा से चुनाव जीतते और अंतिम समय तक वो वहां से चुनाव जीतते आते हैं। तो यह ध्यान रखिएगा, यहाँ से इनसे पेटी फैक्ट प्रश्न पूछा गया है। क्लियर है? चलिए आगे हम बात करेंगे। प्रश्न के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का हाल ही में निधन हो गया। इनसे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इंडिया एक्सपर्ट ट्रेड्स एंड जो प्रोस्पेक्ट फॉर सेल्फ सस्टेन ग्रोथ इनकी कृति है। उनको संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन सचिवालय में सलाहकार बनाया गया था। वर्ष 1987 से 90 तक जनेवा साउथ कमीशन के सचिव रहे थे। निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3, 1, 2, 3? इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में आप जरूर दीजिएगा। उत्तर कैसे देना? 2 का ए है, बी है, सी है, डी है, जो भी होगा 2, 1, 2, 3, 4 ऐसे लगा लेने हैं, ताकि मुझे भी आइडिया लगे कि आपका उत्तर किस प्रश्न का उत्तर है। और इसका उत्तर आप लोगों को 7 PM के आसपास आप लोगों को मैं यूट्यूब के कम्युनिटी में उपलब्ध करा दूंगा, तो आप वहां से चीज़ों को कवर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। वीर बाल दिवस पुरस्कार। देखिए आपको वीर बाल दिवस पुरस्कार मनाया गया और 26 तारीख को, तो आपको ध्यान रखना है 26 जो कल था 26 दिसंबर, वो किसकी याद में मनाया जाता है? वर्ष 2022 से आपको मनाया जा रहा है, ये सब याद रखना है। इसके संदर्भ में जो अपडेट्स है बस वो याद रखना। राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कार दिया गया, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है और 17 बच्चों को पुरस्कृत किया गया है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। शतरंज के वर्ल्ड रैंकिंग हासिल करने में मात्र 3 साल के अनीस पुरस्कार
पाने वाले सबसे छोटे हैं। तो यह भी थोड़ा सा याद रखना, यही छोटा बच्चा है जो आपको पुरस्कार प्राप्त करता है, अनीस। तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा। इसके संदर्भ में कुछ चीजें याद रखिए। यह आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। अगर हम बात करें पुरस्कार के बारे में, पहले पुरस्कार के संदर्भ में हम पहले देख लेते हैं वीर बाल दिवस है क्या। तो ध्यान रखिएगा, ये 2022 में भारत सरकार जो 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने का घोषणा की है। 10वें गुरु जो श्री गोविंद सिंह थे, उनके दो साहिबजादे थे, अर्थात उनके पुत्र थे जोरावर सिंह और फतेह सिंह, उनकी याद में यह मनाया जाता। तो आपसे यहाँ प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है, यह क्यों कि सब 26 दिसंबर आपको 1705 में इन दोनों जो गुरु गोविंद सिंह के पुत्र थे, उनको अन्य धर्म मानने के लिए, जैसे मुस्लिम धर्म मान नहीं बदल, अर्थात अपना पंजाबी जो धर्म था वो धर्म छोड़ते हुए मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए प्रेशर दिया गया मुगल सेनापति वजीर खान के द्वारा। जब ये नहीं मानते हैं तो ये वजीर खान क्या करता है कि जिंदा दीवार में चुनवा देता है। तो इन सारे प्रेरणाओं के एवज में जो अभी उपलब्धियां इनको दी गई हैं, इनको याद करने की जो शक्ति दी गई है, युवा शक्ति से पहचान है। तो इसे याद रखिएगा, वीर बाल दिवस मनाया जाता है। और जो मुगलों का जो शोषण रहा है वो कहीं ना कहीं इससे आपको स्पष्ट में तौर पर समझेगा। देखिए, शासक के तौर पर उसने क्या किया नहीं किया वो अलग मैटर है, पर जब वो धार्मिक सांस्कृतिक प्रतिबद्धता के तौर पर हम बात करें, उसको हमेशा नेगेटिव व्यू में आपको देखते हुए मिलेंगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब समरसता की बात की जाती है, सभी ने अपने अपना योगदान दिया। हालांकि यह ध्यान रखिए, कुछ ऐसी घटना घट गई जो हमेशा उस पर कलंक है। ये चीजें याद रखनी है। अगर हम बात करें भारत के जो बाल पुरस्कार दिए गए उसके बाद, इनके पुरस्कारों में सबसे पहले याद रखना अनीस सरकार का, जो बंगाल के हैं, कोलकाता के रहने वाले हैं। 3 वर्ष के अनीस वर्ल्ड रैंकिंग प्राप्त करने वाले चेस प्लेयर है। उसके बाद आपको बिहार का सौरभ कुमार जरूर याद रखना है, वो जो कि बिहार से जुड़े होंगे। यूपी के याद रखना है साची अग्रवाल, 8 वर्षीय कीर्तक कथक नृत्यांगना है, कला संस्कृति के क्षेत्र में उनका योगदान रहा है। फिर आपको बिहार के एक और है गोल्डी कुमारी, याद रखना है, बिहार के पटना खेल क्षेत्र में पुरस्कृत दिव्यांग शॉटपुट खिलाड़ी हैं। फिर उसके बाद याद रखना है आप लोगों को कम से कम जो आपके आसपास के राज्य के हैं, जैसे हम बात कर सकते हैं मेघालय के किसेन वालिया, जो अपर दक्षिण पश्चिम खासी हिल में बहादुरी के लिए पुरस्कृत उनको किया गया है। छत्तीसगढ़ के हेमंती नाग जो जूडो खिलाड़ी हैं। इसी तरीके से आपको याद रखने सारे लोग को जो आसपास के राज्यों के हैं उनको याद कर सकते हैं। आपको ये लिस्ट दिया गया, कम से कम चीज़ों को कवर कर सकते हैं, जहाँ से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। जिस स्टेट के आप हैं उस स्टेट से भी अपने अपने महत्वपूर्ण बाल पुरस्कारों को देख सकते हैं। क्लियर है। एक याद रखना आयान सजाद, जो आपको 12 वर्षीय सूफी गायक है, संस्कृति के क्षेत्र में इनका योगदान है। आयान सजाद, इनको जरूर याद रखिए, यहाँ से भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसके संदर्भ में कुछ चीज़ों को जरूर देखते चलिएगा। प्रश्न क्या है? प्रश्न है बाल दिवस पुरस्कार 2024 में प्राप्त करने वाली सूची में कौन बिहार से जुड़े हैं? सिंधिया राजा, आयान आजाद, गोल्डी कुमारी, सानवी सूद। इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और जबकि मैं इसका उत्तर आप लोगों को यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में 7 PM में उपलब्ध कराऊंगा, तो आप वहां से कवर कर लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण है रक्षा क्षेत्र में, जैसे भारत ने अपने निर्यात प्रबंधन को बेहतर बनाया है, हम लोगों तक पहुंच पा रहे, देशों तक पहुंच पा रहे, अपने उत्पाद पर विश्वास कायम करवा पा रहे हैं। तो बढ़ते और बदलते भारत की ये पहचान है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब हम रक्षा निर्यात की बात कर रहे हैं तो वित्त वर्ष 2023-24 में देश का रक्षा निर्यात बढ़कर 21,083 करोड़ हो गया, जो करीब 2.6 अरब डॉलर की बात होती है। तो यहाँ पर याद रखिए कितना हो गया, 2.6 आपको 3 अरब डॉलर की होगी। तो आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, इसे याद रखिएगा। जबकि पिछले वर्ष की बात करें तो 15,920 करोड़ रुपए का था, जो 32% अधिक है। तो आपको यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि वित्त वर्ष 22-23 और 23 और 24 के बीच कितने प्रतिशत का निर्यात वृद्धि हुआ है रक्षा क्षेत्र में? तो आपको याद रखना है 32.5%। तो ये फैक्ट थोड़ा सा कवर करना है। और अगर हम बात करें 13 और 14 से, अगर हम 13-14 यहाँ ले ले, 13-14 का वर्ष ले ले, यहाँ से लेकर ध्यान रखिए कितना वृद्धि हुआ, तो याद रखना 31 गुना वृद्धि हुआ है। तो आपको याद रखना है 31 गुना वृद्धि हुआ है। जो ये सब फैक्ट अगर हम बात कर लेते हैं, अगर हम बात करें निजी क्षेत्र में, निजी क्षेत्रों का 60% और रक्षा PSU जो सार्वजनिक कंपनियां उसकी 40% योगदान। जब हम वर्तमान की बात कर ले तो 60:40 याद रखना है। निजी क्षेत्र जो प्राइवेट PBT कंपनियां होती उनसे रक्षा निर्यात कितना किया जा रहा है? 60% उनके बने उत्पादों, 40% आपको PSU
अर्थात जो भारत की सार्वजनिक कंपनी DRDO हो है, इस प्रकार से जो कंपनियां हमारी है उनके द्वारा 40% उत्पादों किए जा रहे हैं। ये सब फैक्ट याद रखने हैं। और भारत ने टारगेट बना रखा है 2029 तक 50,000 करोड़ रुपए का निर्यात करने का। यह सारा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और जुलाई 2024 की हम बात करें, 346 सामानों में पांचवी स्वदेशी सूची शामिल की गई थी। इस सूची में जटिल प्रणालियों के सेंसर, हथियार, असैल शामिल किए गए। इस फैक्ट याद रखना भी, 346 उत्पादों को निर्यात के लिए छूट दी गई है। तो ये सब फैक्ट को जरूर याद रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर सारे फैक्ट को कवर करते हुए आगे बढ़िएगा। यहाँ से कुछ चीजें याद रखिए, जैसे भारत वर्तमान में 100 से अधिक देशों में अपने रक्षा उपकरण को निर्यात करता है। 23-24 में रक्षा निर्यात के लिए शीर्ष 3 गंतव्य की बात करें तो अमेरिका है, फ्रांस है और अर्मेनिया है। तो यह फैक्ट अभी हाल ही में मैंने अर्मेनिया संबंध आप लोगों को बताया था, तो इस अर्मेनिया को जरूर याद रखिएगा। अगर रक्षा क्षेत्र की हम बात करें, रक्षा क्षेत्र में संबंधित पहल की, तो एक नीति याद रखना है 2020 का DEPP नीति, अर्थात रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020। यहाँ इसमें क्या बताया गया था कि उत्पादन, जो रक्षा उत्पादन है उसकी क्षमताओं को केंद्रित करते हुए हम मार्गदर्शक दस्तावेज के साथ आगे बढ़ेंगे, अपने लक्ष्य को स्थापित करेंगे। हालांकि देखिए, यह लक्ष्य पहले आपको 21,000 करोड़ के आसपास था, जिसे बढ़ाकर 2029 तक 50,000 करोड़ कर दिया। ये सब फैक्ट को याद रखना है। क्लियर है? आज के प्रश्न के तौर पर हम देखते हैं, प्रश्न को देखते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या विचार करना है? भारत वित्त वर्ष 2022-23 में 12,815 करोड़ का रक्षा निर्यात किया है। क्या यह कथन गलत है या सही है, आपको ढूंढना है। दूसरा है, भारत वित्त वर्ष 2023-24 में 21,083 करोड़ का रक्षा निर्यात किया। क्या यह कथन सही है गलत है? तो यहाँ पर पूछ रहा हूँ कौन सा कथन गलत है। तो केवल एक, केवल दो, ना तो एक ना तो दो, या एक और दो दोनों गलत है। तो आपको यहाँ उत्तर बताने हैं। इसका कमेंट सेक्शन में उत्तर आप बता सकते हैं। इसका आप लोगों का सही उत्तर आपको 7 PM में उपलब्ध कराया जाएगा कम्युनिटी पोस्ट पर, तो आप वहां से इसको कवर करिएगा। नेक्स्ट है, छठी पीढ़ी का दुनिया का पहला लड़ाकू विमान बनाया चीन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रथम पीढ़ी के विमान से, जो द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत अपनाया गया था, तो उस दौर से लेकर वर्तमान तक हम छठी पीढ़ी के आपको फाइटर जेटों की बात कर ले, जहां पर क्या होता है कि हम इसके प्रौद्योगिकी की बात करते हैं, उन्नत संस्करण की प्रौद्योगिकी की बात करते हैं, जो उन्नत कैसे बनाया जा सकता है। जैसे आप लोग 2G 3G 4G 5G 6G आप लोगों को सिम उपलब्ध कराया जाए, तो इसमें क्या होता है, डेटा का एक्सेसेशन होता है, अर्थात डेटा कितना तीव्र चलता है ना, यही आप लोगों को फैसिलिटी दी जाती है। तो यही जनरेशन होता है, एक जनरेशन में सबसे कम होगा, उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन में अधिक होगा, तो सबसे ज़्यादा जनरेशन में आपको यहाँ उपलब्ध होगा। वैसे ही यहाँ पर फाइटर जेटों में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आपको उन्नत बनाया जाता है। अर्थात पहले जो प्रथम पीढ़ी का था, केवल बम को उस पर लोड किया जा सकता था और उसे क्या किया जा सकता था, उसे किसी स्थान पर छोड़ दिया जा सकता था। अब है कि वाटर हेड के तौर पर हम इसमें अलग अलग चीज़ों को कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं, उसका खोजबीन कर सकते हैं, ये सब लगाए जाते हैं। तो अगर हम बात करें, चीन लगातार अपनी सैन्य शक्तियों को बढ़ा रहा है, मजबूत कर रहा है। इंटरनेट पर, मीडिया पर चीन के नए स्टेल्थ लड़ाकू जो विमान है, वीडियो प्रसारित किया है। यह छठी पीढ़ी का फाइटर जेट बताया जा रहा है। इसको इस तरह डिजाइन किया कि जो पारंपरिक रडार है उसका उपयोग कर पता लगाया जा सकता है, असंभव होगा। अर्थात हमारे पास जो जो पुराने जो परंपरागत जो रडार होते हैं, जो अभी यूज किया जा रहा है सभी देशों के द्वारा, उससे अगर हम इसकी खोजबीन करेंगे तो ये नहीं पकड़ पाएगा। तो यह कहीं ना कहीं चीज़ें चिंता का विषय बनाती है। ये विमान भारत के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है, इसलिए भारत को इससे निपटने जल्द से जल्द तैयारी शुरू करनी होगी। अब यह है कि कोई स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है, भारत के पास अभी तक कोई भी स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है। मौजूदा वक्त में राफेल सबसे आधुनिक राफेल विमान, जो 4.5 पीढ़ी का लड़ाकू विमान, 5 पीढ़ी का भी नहीं है, 4.5 पीढ़ी का है। तो ध्यान रखिएगा, यह 6 पीढ़ी का कहीं ना कहीं क्या होगा, AI से लेस है, वाइट इम्पर दाग सकता है। तो यह भी याद रखना है। यह सब 5वीं पीढ़ी का जो भारत का लड़ाकू विमान है, विकसित काम चल रहा है। ये सब सुरक्षा कैबिनेट सचिव 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के लिए एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट जो एयरक्राफ्ट है उसको डिजाइन विकसित करने के लिए 15,000 करोड़ का रुपया परियोजना को मंजूरी भी दी है। इस तरीके से ध्यान रखिएगा,
जो यह चीन का जो छठा पीढ़ी का जो विमान है, फाइटर जेट है, उसका नाम क्या रखा गया? वाइट एम्परर। ध्यान रखिएगा, वाइट एम्परर बेंदी नाम रखा गया बताया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा, इसके अतिरिक्त चीन अगर इसको प्राप्त कर लेता है लक्ष्य को, तो भारतीय सीमा पर भारत ने सिक्किम के भारत की सीमा जो सीमा थी उसको 150 किलोमीटर कम दूरी पर पांचवी पीढ़ी के अपने J-20 स्टेल्स लड़ाकू विमान जो जेट है वो तैनात कर दिया है। भारत फ्रांस से बने 36 राफेल लाया है, तो J-20 का मुकाबला कर रहा है। तो ये सब फैक्ट है, इसे याद रखिएगा। अगर हम बात करें J-20 को देखा जाए तो बंगाल हासीमारा से 290 किलोमीटर से कम दूरी पर स्थित है। वही चेंदुगु J-20, जिसे माइट्री ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है, 2 इंजन वाला स्टील्स लड़ाकू विमान है, जो आपको चीन से पहले ही आपको क्या होता है, आपको लड़ाकू विमान में तैनात किया गया। 250 किलोमीटर अधिक स्टील्स से आपको लड़ाकू विमान तैनात किए गए। तो इसलिए रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत लगातार प्रयास कर रहा है। तो जैसे जैसे चुनौतियां मिलती है, भारत सरकार, भारत के रक्षा तंत्र वैसे काम करते हैं। तो हमारे पास 4.5 पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, तो उसे उन्नत संस्करण के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी भी डेवलप किया, उसके लिए परियोजनाएं आवंटित की गई है। तो जल्द से जल्द हम नेक्स्ट जनरेशन के भी आपको लड़ाकू विमान बना लेंगे। ये सब बातें हो रही है। तो आपको केवल यहाँ से याद रखना है कि आप पीटी फैक्ट के तौर पर छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान किसने बनाया? तो चीन ने बनाया। कि क्या नाम से बनाया था? लाइट इमेरर के, वाइट इमेरर के नाम से, जिसे जिन्हें आपको बेंदी कहा जा रहा है। सॉरी। या हाइपरसोनिक मिसाइल दाग सकता है। ये सब फैक्ट याद रखना है। क्लियर है? तो चलिए आगे बात करते हैं। मेंस फैक्ट में अगर हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो यहाँ से प्रश्न बनाए जाते हैं और बनते भी हैं, और यहाँ ना बने तो आपको इंटरव्यू में जरूर यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसे जरूर कवर करके जाना है। भारत जो है, भारत या विश्व की हम बात कर ले तो भूख और कुपोषण की चुनौतियों के बारे में संदर्भ में चीजें उभरती रहती है। यहाँ से कुछ तथ्य निकलते रहते हैं कि यहाँ से किस तरीके से कुपोषण को दूर किया जा सके। हम अफ्रीकी कंट्रियों की बात कर ले या भारत, खासकर भारत की भी बात कर ले, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रश्न उभरता है। सबसे पहले कुछ चीजों को पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद हम इस आर्टिकल पर आएंगे। सबसे पहले याद रखना है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो 2024 में भारत 127 देशों में 105वें स्थान पर है। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है भारत की दृष्टि से। हम इतनी योजनाओं को लागू कर रहे हैं, हम विकास की प्रौद्योगिकी पर हम कहाँ पहुंचे हुए, फिर भी हमारे यहाँ कुपोषण की बात करें, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात कर ले, 127 देशों की सूची में 105वें स्थान पर है। हालांकि ध्यान रखिए, ये बहुत से विवादों का कारण भी माना गया इसके रैंकिंग को, पर जो हकीकत है, जो चीजें दी जा रही उसी के अनुसार हम आकलन करेंगे। अब इसमें भारत का स्कोर 27.3 रहा, जो गंभीर श्रेणी में रखता है। इसे है चिंता का विषय। अगर भारत के रैंकिंग पड़ोसियों की बात करें, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश से भी कम है, तो यह कहीं ना कहीं आपको चीजों को चिन्हित करता है, चिंताओं को चिन्हित करता है। अगर हम बात करें कुपोषण की बात करें तो वो क्या है, तो अगर हम WHO की बात करें उसके अनुसार हम देखें तो किसी व्यक्ति को ऊर्जा और पोषक तत्वों का ग्रहण में कमी, अधिकता या असंतुलन से हम इसे कुपोषण कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल कमी की ही बात होती है, यहाँ पर अधिकता है। अगर कोई खा रहा है, अधिक खा रहा है, मोटापा हो जाता है, तो वो भी कुपोषण का शिकार है। या असंतुलित रूप से खा तो रहा है, कभी कभी अपने आप को हेल्दी डाइट दे रहा है, कभी कभी नहीं दे रहा है, तो इस तरह असंतुलन उत्पन्न होता है। इन सारी स्थितियों को कुपोषण कहा जाता है, ये याद रखें। ऐसी स्थिति में जब हम बात करते हैं तो किसी भी व्यक्ति के आहार में ऐसे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों के अपर्याप्त सेवन से उत्पन्न होती है, जिसमें स्तन स्वास्थ्य, वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हम ये 3 शब्द जरूर याद रखिए। क्या याद रखना है? आपको पोषक तत्व जो ले रहे हैं, ऊर्जा जो ले रहे हैं, उसमें ग्रहण की कमी कैसी है, अधिकता कितनी है और असंतुलन कैसा है। तो ये 3 शब्द जरूर याद रखिएगा, इसी से आपको कुपोषण का परिभाषा बनता है। अगर हम प्रकार कहें तो ध्यान रखें, वेस्टिंग का स्टैंडिंग है, अल्प वजन है, तो आपको यह सब प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है। अगर हम वेस्टिंग की बात करें, कद अनुरूप निम्न निम्न वजन होता है, लो वेट फॉर हाइट के अनुसार, जितनी हाइट होती है उसके अनुपात में वेट नहीं होता है, उसे वेस्टिंग के रूप में जाना जाता है। यह तब उत्पन्न होता है जब किसी व्यक्ति के पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं होता है, और या तो कोई भी संक्रामक बीमारी का शिकार हो जाता है, तो इस तरीके के स्थिति उत्पन्न होती है। वहीं स्टैंडिंग की बात करें, या आयु के अनुरूप निम्न कद होता है, लो हाइट फॉर एज, एज के अनुपात में अगर वहां पर जो हाइट है वो कम हो जाता है। यह भी याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। यह तब माना जाता है या पर्याप्त कैलोरी ग्रहण कर
हम अपर्याप्त कैलोरी ग्रहण नहीं करते जिसके कारण उत्पन्न होगा। तो ध्यान रखिएगा, हम उम्र के साथ तो बढ़ जाते हैं पर हमारा हाइट वजन 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 के अनुसार, ध्यान रखिए एज के अनुसार वजन जो लॉन्ग हाइट है वो नहीं बढ़ पाता। ये सब चीजें याद रखिएगा। अल्प वजन की बात करें, आयु अनुरूप निम्न वजन अर्थात लो वेट फॉर एज के बारे में, तो अल्प वजन के रूप में भी इसे जाना जाता है। अर्थात इससे ग्रस्त बच्चे स्टैंडिंग और वेस्टिंग के दो या दोनों शिकार हो सकते हैं। अर्थात जब अल्प वजन की बात होगी तो ये दोनों के शिकार बनते हैं। तो यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ये सब चीजें याद रखिएगा। इसका अगर हम बात करें, भारत में कुपोषण के लिए जो गंभीर समस्या बताई जाती है, तो उसके लिए सर्वेक्षण जो करवाए जाते हैं, राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 2000 सर्वेक्षण जो 5 के नाम से आपको जाने जाते हैं, उसमें कुपोषण की व्यापकता और एनीमिया की व्यापकता की जिक्र की गई, जहां पर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो है 35% स्टैंडिंग की स्थिति में, वेस्ट बच्चे 19% बच्चे वेस्टिंग की स्थिति में है, अल्प वजन 32%, अति वजन 3% है, और 12 से 49 आयु वर्ग की महिलाएं कुपोषण का स्तर कितना है, 18.7%। यह सब फैक्ट याद रखने हैं। अगर हम बात करें एनीमिया की बात करें, जहां पर खून की कमी की बात होती है, तो पुरुषों में यह 25%, जिसकी आयु वर्ग की बात करें 15 से 49, महिलाओं में 57%, 15 से 49, किशोर बालकों में 31%। आपको जो 15 से 19 वर्ष के आयु के वर्ग के हैं, किशोरी बालिकाओं की बात करें, किशोर बालिकाओं का वो 59% है। तो ये भी फैक्ट याद। गर्भवती महिलाओं 52%, बच्चों में 67% आपको एमीनिया के क्षेत्र पाए जाते हैं। यहाँ पर खूनों की कमी की बात होती है। ये सब फैक्ट याद रखना है। अगर हम इसके अतिरिक्त बात करें कि कुपोषण के कारण क्या होते हैं, तो गरीबी होगा, शिक्षा होगा, स्वास्थ्य सेवाओं में कमी होगी, लिंग भेदभाव होगा, खाद्य असुरक्षा हो माना जाता है। कुपोषण के दूर भारत सरकार के द्वारा कदम क्या अपनाए जा रहे हैं दूर करने के लिए, तो यह सब फैक्ट याद रखना। प्रधानमंत्री जो मातृत्व वंदना योजना वो चलाया जाता है, मिशन पोषण 2.0, मध्याह्न भोजन आपको योजना चलाई, एकीकृत बाल विकास सेवा चलाया जाता है, किशोर बालिकाओं के लिए योजनाएं चलाई जा रही है, माँ को पूर्ण स्नेह माँ का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वही माँ कार्यक्रम के अतिरिक्त पोषण वाटिकाएं भी चलाई जा रही है। इस तरीके से कुपोषण दूर करने के सरकार के विभिन्न तंत्र विकसित किए जा रहे हैं योजनाओं के तौर पर। ये सब फैक्ट आपको याद रखने हैं। सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं को चलाई जा रही है। ऐसा नहीं कि सरकार बैठी हुई है, सरकार अपने तरीके से काम नहीं कर रही या वैश्विक संस्थाएं काम नहीं करती है। तो यहाँ पर जो एक रिपोर्ट आता है जिसमें इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स रिलेशंस के संदर्भ एक अध्ययन आता है, वहाँ पर भारत खाद्य निगम और राज्य सरकारों के भेजे गए अनाजों की 28% लाभार्थी तक नहीं पहुँच पाती। आपको याद रखना, जो कुल आपको है उसमें से 28% है ना भोजन जो है, खाद्य सामग्री या खाद्य सामग्री जो वांछित वर्ग है, जो लाभार्थी वहां तक पहुंच ही नहीं पाता है। यह फैक्ट बताता है। तो लगभग अप्रोक्स 30% के आसपास यह है ना। तो सालाना इससे 2 करोड़ टन अनाज क्या होता है पता ही नहीं चलता, जिसके कारण भारत में गरीबी और कमजोर वर्ग लगभग 80 करोड़ से अधिक लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसे पीडीएस कहते हैं में मुफ्त जो खाद्यान्न दिए जाने, गरीबी कमी दूर आ रही है। सब बातें तो बोली जाती है पर कहीं ना कहीं चुनौतियों का सामना कर रहा है। तो ये चुनौती इसी रूप से वर्गीकृत किया जा रहा है। तो यहाँ पर कीमत चुकानी पड़ती है कितना, लगभग सालाना 69,000 करोड़ का। तो यह फैक्ट बहुत बड़ी राशि है। बहुत से राज्यों में विभागों को इतना पैसा नहीं मिलता है। तो याद रखना है। यहाँ पर चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आपको केंद्र सरकार के खाद्य सब्सिडी बिल लगभग कितना 2.04 लाख करोड़। तो अगर हम बात करें खाद्य सब्सिडी जो आपको दी गई है इस वर्ष 24-25 के लिए, तो खाद्य सब्सिडी बिल कितना है 2.05 लाख करोड़। उसमें से हम 69,000 करोड़ कहीं ना कहीं बर्बाद कर दे रहे हैं। तो यह कहीं ना कहीं और भी चीजें चिंतित कर देती है। ये सब फैक्ट याद रखना। आपसे प्रश्न डायरेक्ट पीटी में यहाँ से पूछा जा सकता है खाद्य सब्सिडी कितनी दी गई है, तो 2024-25 के लिए 2.05 लाख करोड़ रुपया दी गई है। इस रिपोर्ट में क्या बोला गया, निसंदेह वर्ष 2016 में राशन की दुकानों पॉइंट ऑफ सेल जो है पीओएस मशीनों की शुरुआत की लीकेज की कमी आई है। पर 11-12 की खपत संख्या में शांता कुमार समिति में कहा था पीडीएस व्यवस्था में करीब 46% खदानों का पता नहीं चलता। हालांकि इसे घटाकर अभी वर्तमान में कितना कर दिया गया 28% तक आ गया। तो ये सब कहीं ना कहीं सुधार के पक्ष है। चुनौतियां जहां हैं वहां सुधार भी हो रही। ये सब सारे फैक्ट को याद रखना। अगर हम बात करें देश में गरीबी केंद्रित पीडीएस की शुरुआत जून 1997 में की गई, जो दुनिया में भारत सबसे बड़ी सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली के रूप में जाना जाता है। देश भर में मौजूदा जो 5 लाख से अधिक उचित मूल्यों की दुकान जो पीडीएस दुकान है, निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है, जो विश्व में कहीं ना कहीं
एक रिकॉर्ड के तौर पर भी देखा जाता है। और हम सितंबर 2013 में बात करते हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित होने के बाद भी पीडीएस व्यवस्था में बहुत बड़ा सुधार हुआ है। अधिनियम में देश का 67% आबादी अपने इसको दायरे में लेता है। तो हम कहीं ना कहीं और भी बेहतर तरीके से चीज़ों को उपलब्ध करा रहे हैं, लोगों तक पहुंच उपलब्ध करा रहे हैं। फिर भी चिंता का विषय यह है कि कुपोषण की स्थितियां सामने आती है। अगर हम बात करें कोविड-19 में, तो भारत सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो चलाया गया, अतिरिक्त अनाज दिया गया, तब से अब तक लगभग केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत देश में 81 करोड़ 3.5 जो 81.35 करोड़ लोग हैं, उनको लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न मुहैया कराया। और सरकारी 2028 तक इसे और भी लागू करने की बात करा, आपको इसका डेट बढ़ा दिया गया। इस तरीके से आप देखते हैं कहीं ना कहीं सरकार इस क्षेत्र में अपना प्रबंधन का कार्य कर रही है, चुनौतियों को वर्गीकृत कर रही है। इसके ध्यान रखिएगा, नीति आयोग की तरफ से जारी एक वैश्विक मान्यता, याद रखिएगा, वैश्विक मान्यता मापदंडों के आधारित बहुआयामी गरीबी सूचकांक की बात करें 2024 की, विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं पीडीएस बहुआयामी गरीबी कम करने की अहम भूमिका निभा रही है। ये सब फैक्ट आपको याद रखने हैं। इसी तरीके से जब हम और डाटा फैक्ट को देखते हैं, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, वित्त वर्ष जो 13-14 में देश में कितने फीसद हिसाब से गरीब थे, मतलब 29.11% आबादी जो है आपको एमपीआई के स्तर पर गरीब थे। वहीं अगर बात करें वित्त वर्तमान के 22-23 के आंकड़े में, तो 11.28% हो गए। तो यह कहीं ना कहीं आंकड़े कम हुए, सरकार के परिप्रेक्ष्य आपको देखने को मिल रहे हैं, सकारात्मक प्रयास आपको दिख रहे हैं। तो 25 करोड़ दायरे गरीब से बाहर है, गरीबी के स्तर से बाहर निकले। 14 दिसंबर को सरकार बीते 10 वर्षों में गरीबी के सशक्तिकरण के लिए जो प्रयास किए हैं, वो पीडीएस के माध्यम से प्रभावी रूप से निःशुल्क वितरण किए गए खाद्यान्नों में अहम भूमिका अदा की है। ये सब फैक्ट याद है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि प्रधानमंत्री जन कल्याण अन्न योजना के तहत पीडीएस माध्यम से निःशुल्क खाद्यान्न वितरण जहां गरीबों के राहत दे रहा है, वही देश के असमानता में कमी आ रही है। तो ये सब फैक्ट याद रखिए। आपसे प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा, क्या आपको ऐसा लगता है कि पीडीएस प्रणाली देश में असमानता को कमी लाती है? तो यह प्रश्न आपसे कहीं ना कहीं लॉजिकली पूछा जाएगा इन डाटा और फैक्ट के माध्यम, जो आपके आंकड़े यहाँ पर उपलब्ध है उसी के माध्यम से। तो आपको यह याद रखना है कि इस प्रकार के जब प्रश्न आएंगे ना, तो आपको डाटा फैक्ट के आधार पर ही प्रश्न के उत्तर देने होंगे। नहीं तो ऐसे हवाबाजियों में जैसे हम केवल बोल सकते हाँ सर आ रहा है, तो कैसे आ रहा है, इसके आंकड़े के आधार पर ही बता सकते हैं हम। एमपीआई आधार पर गरीबी के स्तर को बताएंगे, पीडीएफ प्रणाली में किस प्रकार से वितरण किया जा रहा है, किस तरीके से लोग द ब्रुकिंस इंस्टीट्यूशन के रिपोर्ट के आधार पर हम चीज़ों को बता सकते हैं। उसके बाद जो रिपोर्ट बताई गई है नीति आयोग के द्वारा, जो बातें की गई है, ये सब सारे फैक्ट आपको बता सकते हैं। वहीं अब वैश्विक आबादी के करीब 70 करोड़ लोग अत्यधिक गरीब यानी 2.15 गरीब डॉलर प्रतिदिन से कम में जीवन यापन कर रहे। तो भारत में ऐसे गरीबों की संख्या 2021 में कितनी थी, तो वर्तमान में कितनी, ये सब सारे फैक्ट आपको बताने होंगे। तो यह थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बिना डाटा फैक्ट के उत्तर नहीं बनते हैं। तो ये डाटा फैक्ट कहाँ से उपलब्ध होगा? करेंट जो पेपर आता है उसमें जो डाटा फैक्ट एडिटोरियल में दिया जाता है वो बहुत ही इनफ होता है। इसी को संग्रह करते चलिएगा, एक जगह कहीं डाटा फैक्ट को लिखते चलिए टॉपिक वाइज, जैसे कुपोषण के लिए, गरीबी के लिए, बेरोजगारी के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, प्रौद्योगिकी के लिए भारत नए लक्ष्य निर्धारित कर रहा है। तो इस प्रकार के जो टॉपिक है उसके आधार के डाटा लिखते चलिएगा। कुछ बात आए ग्लोबल 100 इंडेक्स की बात कर ले, तो अभी मैंने शुरुआत में इसकी चर्चा कर दिया था कि 127 देशों में 5वें स्थान पर, तो पिछले 125 देशों में 110वें स्थान पर था। तो यहीं पर ध्यान रखिए, गत वर्ष तक तो कुछ सुधार तो हुआ है। यह आंकड़े अगर हम बात करें, पिछले साल 125 देशों में 111वें स्थान पर था, अभी वर्तमान 127 में 105वें स्थान पर। आंकड़े तो है पर अनुपात में कहीं ना कहीं कमियां दिख रही है। 2022 में 121 देशों में 107वें स्थान पर था। तो चिंता की बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन है एफएओ की रिपोर्ट के में कहा गया रिपोर्ट में कि भारत में करीब 77% लोग पर्याप्त पोषण युक्त आहार नहीं मिल रहा है। हम यहाँ बात करें खाद्य आपूर्ति की तो बात कर ले रहे हैं, खाद्य आपूर्ति, खाद्य की संपूर्णता की बात तो कर ले रहे हैं, खाद्य पहुंच की तो बात कर ले रहे हैं, क्या हम पोषण पहुंचा पा रहे हैं उनको? यह सबसे बड़ा प्रश्न है। यही आपको एफओ के द्वारा चिंता का विषय व्यक्त किया गया है कि जो हम करीब 74% जो देश का भारत का है उसको पोषण युक्त आहार नहीं दे पा रहे हैं। अर्थात प्रोटीन युक्त आहार की बात कर ले, विटामिन युक्त आहार की बात कर ले, या मिनरल्स आधारित जो खाद्य सामग्री है उसको उपलब्ध नहीं करा पा रहे। तो यही आपको चिंता का विषय है। तो देश में जो कमजोर वर्ग है
उनके अभी तक जो निशुल्क खाद्यान्न वितरण, लाभार्थियों की पहुंच जो स्थापित के पीडीएस प्रणाली के तहत जो लाभार्थी लक्षीकरण किया गया है, उसके लिए जो आपको यहाँ पर उपलब्ध किया है, लिंकेज को कम किया जा सकता है। उसके अतिरिक्त अन्य हम अल्टरनेट खाद्य आपूर्ति को कर सकते हैं। ये सब चिंता का विषय है जो आपको प्रश्न में पूछा जा सकता है। इसके तहत आपको चीज़ों को कवर करना है। तो इसके बारे में जो चीज़ें बताई गई उसी के आधार पर प्रश्न बनाए जाते हैं, जहाँ पर आपको एक्सरसाइज करना, उसका रिवीजन करके आपको उत्तर लिख के भेजना है युक्ति आई इसके ऐप पर। प्रश्न क्या है इसे देखिएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है 2024 में भारत की स्थिति को स्पष्ट करते हुए कुपोषण की चुनौतियों को रेखांकित की। क्या सर कुपोषण के लिए कौन कौन सी चुनौतियां हैं, तो आपको इसको 250 शब्दों में आपको उत्तर लिख के भेजना है, ताकि आप चीज़ों को लगातार प्रयास करते रहें। क्लियर है। इसका उत्तर आपको कहाँ भेजना है, युक्ति आई इसके ऐप आप डाउनलोड कर लिए हैं, उसका एक कम्युनिटी पेस्ट आएगा, जहां पर आप हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस परचेज किए हुए हैं, उस पर चैट बॉक्स आता है, चैट बॉक्स आता है जहां पर आपको उत्तर देना है। इसके पीडीएफ बनाकर आप उत्तर आपको शाम के 9 PM तक आप उपलब्ध करा देंगे, ताकि उसका रिव्यू टीम आप उसको रिव्यू कर ले, उसके बाद मैं उसे गाइड कर पाऊँ। क्लियर है। तो आप इन सब चीज़ों को जरूर बताइए, कवर करने का प्रयास कीजिएगा। क्लियर क्लियर है। जो बच्चे फ्री वाले वो अपने घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं इन सारे डाटा फैक्ट को कवर करते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एआई शिक्षा व्यवस्था में कैसे बेहतर कर सकता है। चैट बॉट की बात कर ले या चैट जीपीटी, जो आपको लगातार चर्चा का विषय है। केरल में एक शिक्षण संस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विषय के रूप में पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया गया। पंजाब, मध्य प्रदेश, दिल्ली सरकारी स्कूलों में विषय के तौर पर एआई पाठ्यक्रम को शामिल किया गया। कई निजी विश्वविद्यालय एआई को अलग डिग्री के कोर्स के रूप में शामिल किया गया। इस तरीके से शिक्षा क्षेत्र में एआई के प्रयोग को कहीं न कहीं मान्यता मिली। वहीं हम बात कर ले, नवंबर 2022 में ओपन एआई नामक कंपनी का कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित पहला भाषाई चैटबॉट अर्थात चैट जीपीटी लॉन्च किया गया। अब यह सनसनी के आविष्कार माना गया। हम क्षण भर में अपनी एआई कंसल्टेंसी के माध्यम से बहुत सी चीज़ों को हम प्राप्त कर सकते थे। न्यूयॉर्क में सिएटल स्थित विश्वविद्यालय कॉलेज प्रशासन सुनिश्चित किया, उसके बाद छात्र कैंपस मौजूद होते। ये सब कहीं ना कहीं चर्चा का विषय है। लोगों तक क्या किया, ये पहुंच आसान कर दिया। उसके बाद लोग क्या करने लगे, अपने अन्य क्षेत्रों में, शिक्षा क्षेत्रों में इसके प्रयोग की बात की। दवाओं में इसके क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट हुए। विज्ञान और चिकित्सा जगत में एक नियम पर बहुत प्रचलित हुई। कोई भी नई इजाद आम जनता के सामने तब तक नहीं लाई जाएगी जब तक उसके दुष्प्रभाव को सटीक आकलन नहीं किया जाए। चिकित्सा में जुड़े फार्म क्या करते हैं, तो इसके लिए कड़े मानक, किसी दवा के या टीके के बनाने के लंबे समय तक इसका मानवीय चिकित्सा परीक्षण होना चाहिए। कोविड महामारी का ये सब ये आई ने इसे और भी आसान बना दिया। तो ये सब आपको इंटरनेट संचालित जो चमत्कारिक एआई ने बेशुमार फायदे दिए। इसने सॉफ्टवेयर अपनाया, साझेदारी की, इसके लिए बहुत से एंटी मल्टीपल रिएक्शन करा के उसके संभावित संभावनाओं के बारे में सटीक आकलन किया। तो ये सब कहीं ना कहीं जल्द, अब कोविड 19 के दौरान जो चीज़ें सामने आई, जल्द आई, कहीं ना कहीं एआई का प्रयोग कहीं ना कहीं सामने आता है। ऑनलाइन पढ़ाई और हम एआई का माध्यम का प्रयोग कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम शिक्षा जगत में, स्मार्टफोन में या इस प्रकार की प्रौद्योगिकी को और उन्नत बनाकर हम चीज़ों को और भी लोगों तक पहुंच स्थापित कर सरल पहुंच बना सकते हैं, उसे और भी व्यापक बना सकते थे। मल्टीपल, पहले हम क्या कर सकते थे, वीडियो के माध्यम से केवल एआई टूल नहीं था तो हम वीडियो के माध्यम से इंटरेक्ट कर सकते थे, बच्चों को अपनी भाषाओं में समझा सकते थे। अब हम पीपीटी माध्यम बना सकते, उसमें मल्टी डायमेंशनल ला सकते, जिसके आधार से और भी वो चीज़ें एक्सप्लोर कर की जा सकती है। ये सब चीज़ें याद रखिए। रियल टाइम पर डाटा इंटरफेस कर सकते हैं, ये सब चीज़ें याद रखनी है। शिक्षा क्षेत्र को और भी बेहतर बनाया। इसी तरह हमने स्पार्क्स लगाया, जिसमें हमने ब्रिटेन में इसी तरह एक एआई ऐप स्पार्क्स क्या किया कि तमाम अभिभावकों को लेकर अपनी गुंजाइश नाराजगी जताई, उसकी सब चीज़ें आई थी, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं चिंताएं शोधार्थी रहे, भ्रम का शिकार जो बना था वो कहीं कहीं चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया। ये सब माध्यम समझिएगा एआई के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट में। तो शिक्षा जगत में, या हम बात करें एआई के अनुप्रयोग से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप मेंस देने जा रहे हैं तो एआई के विभिन्न क्षेत्रों का अनुप्रयोग आपसे पूछ सकता है। इन सारे डाटा फैक्ट को आप कवर करने का प्रयास करेंगे। क्लियर है। तो चलिए हम फिर मिलेंगे। ऐसे एडिटोरियल में आज कोई भी लेख नहीं है, तो हम जब यह लेख उपलब्ध होगा, महत्वपूर्ण लेख उपलब्ध होगा, जहां पर हमसे ऐसे के कुछ टॉपिक कवर होंगे, तो जरूर उसे हम
एक्सप्लेन करेंगे। तो जब नहीं रहेगा उसको खाली कर अति नहीं करना है, केवल महत्वपूर्ण तथ्यों को जरूर अपने पास रखना है, ठीक है ना। उस पीडीएफ कलेक्टर के तौर पर नहीं सामने आना है कि बहुत से डाटा फैक्ट हमारे पास होने चाहिए, बहुत से पीडीएफ हमारे पास होने चाहिए ताकि हम इस चीज़ों को और भी एक्सप्लोर कर सके। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपके पास कम हो लेकिन वो ठोस हो, अर्थात ठोस कहने का मतलब मेरा ये अर्थ यही है कि वो एग्जाम में आने लायक हो। कहने का मतलब यही है कि वहाँ से संभावित प्रश्न बन सकते हैं। और जो मैंने आप लोगों को पिछले कुछ महीनों में आप लोगों को दिया है उससे तो इतना विश्वास क्रिएट हो ही गया होगा कि जो चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ तो उससे कुछ संभावित चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। तो हम यही प्रयास के साथ फिर मिलेंगे नए दिन के साथ, नई चीज़ों के साथ। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।